हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो, यूपी ट्रिपल बंदरोगा मुख्य परीक्षा के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को चैप्टर वाइज समाप्त कर रहे हैं। 6 चैप्टर हो चुका है, 7वां चैप्टर है इकोसिस्टम, इकोटोन और पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन। इसके अंतर्गत जो भी मुख्य पॉइंट होंगे उनको एक एक करके देखेंगे और अंत में इस पर आधारित बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को भी विस्तार से समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या क्या इसमें हमको पढ़ना है। पहला हेडिंग है पारिस्थितिकी। इसमें देखेंगे पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इकोलॉजी नाम से वर्ष 1869 में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा वर्ष 1935 में किया गया था। नेक्स्ट हेडिंग है, इसी में पहले ए का, वो है पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने 1935 में किया था। टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रमुख घटकों से बना है। पहला है जैविक तथा दूसरा अजैविक, जिसमें बायोटिक और अबायोटिक जानते हैं। ध्यातव्य है कि किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी जैविक घटक तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं। यह जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है। पारिस्थितिकी तंत्र भूतल के निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली एक आधारभूत कार्यशील इकाई है जिसके अंतर्गत जैविक समुदाय तथा अजैविक संगठकों के सकल समुच्चय तथा किसी निश्चित समय इकाई के अंतर्गत उनके आपसी अंतःक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील इकाई है जिसके तीनों घटकों के मध्य जटिल अंतरक्रियाएं होती हैं। सभी जीवित तथा भौतिक पर्यावरण आपस में अंतर संबंधित होते हैं तथा आपसी क्रियाओं द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक विवृत तंत्र ओपन सिस्टम होता है जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का सतत निवेश इनपुट तथा बहिर्गमन आउटपुट होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र एकल संकल्पना है क्योंकि इसके जैविक तथा अजैविक घटक एक ही ढांचे में साथ साथ होते हैं। पृथ्वी पर दीर्घकालिक सतत जीवन वास्तव में पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक सुगठित तंत्र होता है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, अर्थात प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र की अपनी उत्पादकता होती है। यह उत्पादकता पारिस्थितिक तंत्र में उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करती है। परितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सूर्यताप है। यही कारण है कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर सूर्यताप की मात्रा में कमी आने से पारितंत्र की उत्पादकता एवं जैव विविधता दोनों में कमी आती है। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी कार्यशीलता की आधारभूत इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन का उद्देश्य जैव विविधता की समृद्धि, पारितंत्र की स्थिरता तथा पारितंत्री संसाधनों का संरक्षण करना है। मनुष्य कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों द्वारा पारितंत्र में अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति करता है। दो भिन्न पारितंत्रों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र इकोक्लाइन तथा दो पारितंत्र के मध्य का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे मेन जो है वो दो भिन्न पारितंत्र के मध्य का संक्रमण क्षेत्र इकोक्लाइन तथा दो पारितंत्र के मध्य का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। ये एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। आगे हेडिंग है विश्व के प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें है वन पारितंत्र, यानी बड़े बड़े वृक्ष जो हैं, झाड़ियाँ, शाकी पौधे, ये आते हैं वन पारितंत्र में। उसके बाद आता है घास स्थल पारितंत्र, तो इसमें घासें, जंगली सकी पौधे आते हैं। जलीय तंत्र पारितंत्र में जो आएगा वो विभिन्न प्रकार के शैवाल, पादप, प्लवक और फाइटोप्लैंक्टन्स, ये आएंगे इसमें। आगे है पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक पारितंत्र तथा दूसरा है कृषि पारितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र को स्थलीय तंत्र तथा जलीय तंत्र में विभाजित किया जाता है। घास स्थल, वन मरुस्थल तथा टुंड्रा आदि स्थलीय पारितंत्र के उदाहरण हैं। वन पारितंत्र स्थलीय पारितंत्रों में सबसे बड़ा पारितंत्र होता है। प्राकृतिक पारितंत्र को मानवीय गतिविधियों द्वारा कृत्रिम पारितंत्र में बदला जा सकता है, जैसे घास पारितंत्र तथा वन पारितंत्र को साफ करके उसे कृषि पारितंत्र या उद्यान पारितंत्र में बदला जा सकता है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारितंत्र विस्तृत है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र है। इसके अंतर्गत तालाब, झील, झरना, ज्वार, नदमुख तथा समुद्र को शामिल किया जाता है। ध्यातव्य है कि समुद्र विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जल का लगभग 97% भाग समुद्री जल है। सागरीय जल खारा होने के साथ साथ घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश तथा तापमान के स्थिर होने के कारण ही सागरीय पारितंत्र सर्वाधिक स्थिर पारितंत्र होता है। मानवीय क्रियाओं द्वारा निर्मित पारितंत्र को कृत्रिम पारितंत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, खेत, एक्वेरियम तथा अंतरिक्ष यान पारितंत्र शामिल किए जाते हैं। अब हम देखते हैं एक चार्ट से पारिस्थितिकी पारितंत्र के प्रकार जो हैं उनको। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो दो प्रकार हैं वो हैं
प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा है कृत्रिम या मानवीय पारितंत्र। अब प्राकृतिक पारितंत्र में हम देखेंगे ये भी दो पार्ट में बटा है, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। अब स्थलीय पारितंत्र में हम एक एक करके देखेंगे तो वो है वन पारितंत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र, घास पारितंत्र और टुंड्रा पारितंत्र। वहीं पे अगर हम देखें जलीय पारितंत्र में तो उसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है अलवणीय जल और दूसरा है लवणीय जल। तो पहले अलवणीय जल में देखेंगे हम लोग तालाब, झील, झरना आता है और लवणीय झील में लवणीय झील, ज्वार नद, मुख और समुद्र आता है। वहीं पे अगर हम देखें कृत्रिम मानवीय पारितंत्र तो उसको भी हम लोग दो भागों में देखेंगे बटा है। तीन भागों में बटा है। पहला है आपका फसल क्षेत्र, धान का खेत, उद्यान और एक्वेरियम। तो ये रहे पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार जो थे, उनको हम एक चार्ट से हम लोग समझ लिए हैं। अब देखते हैं आगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जो हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे दिया है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, तो दो होते हैं इनके घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। वहीं पे अजैविक घटक को हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं, वो है भौतिक कारक और अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। तो भौतिक कारक में आएगा तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, सौर ऊर्जा जिसको बोलते हैं, स्थलाकृति और वायुमंडलीय दाब। वहीं पे अगर अकार्बनिक कारक में देखेंगे तो जल हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, खनिज, चट्टान, वायुमंडलीय गैस। कार्बनिक कारक में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट होगा। तो यहाँ पे इस चार्ट से हम लोग समझ सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। आगे देखते हैं कि जो जैविक घटकों के तीन भाग में विभाजित किया जाता है, किया गया है, अभी चार्ट में हम लोग समझते हैं, उसी को यहाँ पे पूरा विस्तार में पढ़ना है। तो दिया है जैविक घटकों को तीन भाग में विभाजित किया जाता है। पहला है उत्पादक। उत्पादक में देखेंगे इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। दूसरा है उपभोक्ता, हेडिंग है, इसमें हम लोग देखेंगे प्राथमिक पे कौन कौन आएगा, तो वो है आपके चरने वाले पशु जैसे बकरी, खरगोश, ऊँट, टिड्डा आदि। वहीं पे द्वितीयक में हम लोग देखेंगे आएंगे शाक भक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर जैसे सांप, भेड़िया आदि। वहीं पे अगर तृतीय का देखें, तृतीय उपभोक्ता, तो वो आएंगे जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं, जैसे आपका बाज हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, ये चीज़ें। आगे हैं अपघटक। अपघटक में हम लोग देखेंगे इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया व कवक आते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरद पर निर्भर रहते हैं। अब आगे है आपका 10% का नियम, 10% का नियम। ये एग्जाम में बहुत पूछता है। कैसे पूछता है? पूछेगा 10% का नियम किसने दिया था या किससे संबंधित है, तो आप बताओगे कि ये जो है वो लिंडेमान द्वारा प्रतिपादित किया गया था या संबंधित था, और किस वर्ष दिया गया था, ये वर्ष 1942 में। अब 10% के नियम में ही हम लोग देखते हैं शाकाहारी जंतु द्वारा उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित होता है। ठीक है, उसके बाद है मांसाहारी जंतु द्वारा इस शाकाहारी जंतु का भक्षण शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित होती है। आगे है निष्कर्ष खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सर्वश्रेष्ठ श्रेणी पर उपभोक्ता द्वारा केवल 10% संचित ऊर्जा अपने शरीर में रूपांतरण करते हैं। तो ये हो गया लिंडेमान का नियम, इसको एक चार्ट से भी बताया गया है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा इसका क्या मतलब है। आगे है देखते हैं हम लोग जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव केवल एक दिवसीय होता है। ऊर्जा का प्रभाव अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। आगे है पिरामिड। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीवभार का पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, तो ये देख लीजिएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, एग्जाम में पूछता है तो आप बताओगे सीधा होता है। ठीक, आगे है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे तालाब जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है, तो ये भी एग्जाम में पूछता है बहुत कि तालाब में किस प्रकार का पिरामिड बनता है, तो आप बताओगे उल्टा है। ठीक, चलिए आगे है खाद्य श्रृंखला। इसमें हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जैसे उदाहरण में है घास, टिड्डा, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप और सांप को बाज। तो इस तरह से ये खाद्य श्रृंखला में आ जाएंगे। आगे है परवाल भित्ति पारितंत्र। इसमें हम लोग देखेंगे परवाल एक चूना प्रधान कैल्शियम कार्बोनेट सागरीय जीव है जिसके अवशेषों के क्रमशः स्तरीकरण से परवाल भित्ति का निर्माण होता है। परवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सागरों 30 उत्तरी अक्षांश से 30 दक्षिणी अक्षांश में पाए जाते हैं। आगे इनके जीवित रहने के लिए 18 से 25 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है। विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। ये कहाँ है आपका? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। आगे है भारत में परवाल भित्ति
अब देखिए कहाँ कहाँ भारत में पाए जाते हैं प्रवाल भित्ति, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक पाए जाते हैं, सबसे कम कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी है। उसके बाद लक्षद्वीप है। यानी जब पूछेगा भारत में प्रवाल भित्ति कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो आप बताओगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, वहीं पे सबसे कम कच्छ की खाड़ी। अब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप इन चारों को बताएंगे कि प्रवाल भित्ति भारत में इन जगहों पे पाए जाते हैं। आगे है खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन। इसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग फूड चेन है, यह जीवधारियों की ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक जीवधारी दूसरे का उपभोग करता है या दूसरे का आहार बनता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता तथा उपघटक एक दूसरे के भक्षक या भोज्य के रूप में संबंधित रहते हैं, अतः ये आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आगे हम लोग देखें क्या है, इसमें आप लोगों को दिखाया है यानी पढ़ना जो है वो है विभिन्न बायोमों में खाद्य श्रृंखलाएं। अब इनमें जो है यहाँ है ऊर्जा स्तर, घास भूमि बायोम, तालाब बायोम और समुद्री बायोम। तो इन सब में हम लोग देखेंगे कि ऊर्जा स्तर में प्रथम उत्पादक में क्या क्या आएंगे उन सबको। तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक उत्पादक में अगर हम देखें तो घास भूमि बायोम में तो घास होगा, तालाब बायोम में शैवाल होगा और समुद्री बायोम में फाइटोप्लैंक्टन और शैवाल आएगा। वहीं पे प्राथमिक उपभोक्ता में हम देखें तो घास भूमि बायोम में टिड्डा कीट यानी जो घास को खाएंगे वो कौन, टिड्डा या कीड़ा खाएंगे, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखें तो तालाब बायोम में मॉस्किटो लार्वा हो जाएगा और समुद्री बायोम में होगा झुप्लांक्टन क्रस्टेशियाई। उसके बाद आ जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता में अगर हम देखेंगे तो घास भूमि बायोम में चूहा चिड़िया मेढक आएंगे और तालाब बायोम में ड्रैगन फ्लाई लार्वा, ठीक। वैसे ही मछली हेरिंग हो जाएगा समुद्री बायोम में। तृतीय उपभोक्ता में आएंगे सांप मछली और सील मछली। इन सब का कैटेगरी आप देख रहे होंगे, सांप किस में आएगा, घास भूमि बायोम में, और मछली तालाब बायोम में और समुद्री बायोम में आएगा सील मछली। वैसे ही चतुर्थ उपभोक्ता जो होगा वो आपका आ जाएगा घास भूमि बायोम में और रेकन आ जाएगा तालाब बायोम में और सफ़ेद शार्क मछली जो आएगी वो समुद्री बायोम में। तो ये एक चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हो कि प्राथमिक उपभोक्ता में घास, शैवाल और फाइटोप्लैंक्टन शैवाल आएंगे, ठीक है। तो इनका भी अगर पूछ देता है प्राथमिक उपभोक्ता में बताइए घास भूमि बायोम में कौन आएगा, तो घास आएगा। वहीं पूछ देगा कि प्राथमिक उपभोक्ता में घास भूमि बायोम में कौन संबंधित है, टीडा और कीड़ा संबंधित है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आहार श्रृंखला में पोषण स्तर, सामान्यतः आहार श्रृंखला में 4 पोषण स्तर होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो पहला है आपका पोषण स्तर फर्स्ट, तो इसमें स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक यानी हरे पौधे आते हैं। वहीं पे पोषण स्तर 2 में देखेंगे तो हरे पौधे पर निर्भर शाकाहारी यानी भेड़ बकरी आदि आते हैं। पोषण स्तर पहला हो जाएगा यानी तीसरा यहाँ पे देना चाहिए, पहला दिया है। तो पोषण स्तर 2 के जीवों को खाने वाले मांसाहारी जैसे शेर और बाघ आदि हैं। और पोषण स्तर जो चौथा होगा उसमें उपयुक्त तीनों स्तर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन के रूप में लेते हैं जैसे मनुष्य और अपघटक। तो इनका भी यहाँ पे आएंगे। कहने का मतलब पोषण स्तर चौथे में मनुष्य और अपघटक आएंगे जो तीनों स्तर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन के रूप में लेते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका है। दे देगा कि बताइए कौन सा खाद्य श्रृंखला सही है। तो इस तरह से आपके चारों दे देंगे, जैसे मक्का है, चूहा है, उल्लू है, गाजर, खरगोश, लोमड़ी, शेर, घास, टिड्डा, मेढक, अजगर, चील, अपघटक, बैक्टीरिया आदि, पौधे, टिड्डा, चिड़िया, सांप और उल्लू। इनमें अगर पूछेगा भी क्वेश्चन तो ऐसे पूछेगा, जैसे मान लेते हैं ये थर्ड वाला है, इसमें क्या करेगा, क्रम दे देगा, कभी मेढक को पहले कर देगा कभी। तो इसमें आपको खाद्य श्रृंखला के रूप में कौन सा सही होगा ऑप्शन वो चूज करेंगे। अभी जब आगे हम लोग कभी प्रश्न के रूप में देखेंगे तो वहाँ पे जरूर ये ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं खाद्य जाल फूड वेब। इसमें है अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहा जाता है या जटिल आहार श्रृंखला को खाद्य जाल कहा जाता है। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होते हुए भी कई पथों से गुजरता है। वस्तुतः खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। किसी निश्चित पोषण स्तर के जीवों और ऊर्जा जीवों के मौलिक स्रोतों के बीच जितनी दूरी बढ़ती है उन जीवों की एक ही पोषण स्तर पर आहार के लिए निर्भरता में उतनी ही कमी आती है। यही कारण है कि खाद्य श्रृंखला छोटी होती है और खाद्य जाल बड़ा तथा जटिल होता है। अब हम लोग एक खाद्य जाल का एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपके सामने है। तो इसको आप लोग चार्ट्स के माध्यम से समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मक्का है, शुरू करते हैं मक्का से। मक्के को टीडा खा रहा है, टीडे को चूहा या मेढक खा रहा है। अब देखिए चूहा को अजगर या मेढक को भी अजगर खा रहा है, ठीक है। और चूहा को भेड़िया भी खा सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से ये संबंधित हैं, इसीलिए इनको हम लोग खाद्य जाल के रूप में भी समझ सकते हैं,
ठीक है। यहाँ पे पुष्पी पादप है, इसको तितली खाती है और तितली जो है शिकार बनती है मेढक का, और मेढक का आपका चील और अजगर सांप भी इसको खाता है। इस तरह से एक दूसरे से जाल के रूप में एक दूसरे से संबंधित हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर। तो इनमें क्या अंतर है उनको यहाँ पे कवर करेंगे, कौन कौन से खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला में पहला है पारितंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का प्रवाह होता है। वहीं पे खाद्य जाल में अगर देखें तो विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक खाद्य जाल बनाती हैं। अब खाद्य श्रृंखला में दूसरा हम देखें तो इसमें उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता एवं अपघटक होते हैं। वहीं पे खाद्य जाल में देखें तो इसमें कई जीव समुदाय के उपभोक्ता एवं अपघटक होते हैं। आगे है तीसरा, खाद्य श्रृंखला में इसमें ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है। वहीं खाद्य जाल में देखें तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से होकर गुजरता है। अब देखेंगे खाद्य श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक इकाई है जो एक सरल प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का हस्तांतरण करती है। वहीं पे खाद्य जाल में देखें तो इसमें खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण एक जटिल प्रक्रिया है। आगे है पोषक स्तर, इसमें हम लोग देखेंगे हेडिंग है पोषक स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल्स। इसमें जीवों को उनके ऊर्जा स्रोत और कच्चे माल के आधार पर 5 विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विभक्त किया जाता है जिन्हें पोषक स्तर या ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब इसमें फर्स्ट है प्रथम ऊर्जा स्तर या प्रथम पोषण स्तर T1, हरे पौधे, प्राथमिक उत्पादक व रसायन स्वपोषी जीवाणु इसमें आते हैं। द्वितीय ऊर्जा स्तर या द्वितीय पोषक स्तर T2 जिसको बोलेंगे, उसमें शाकाहारी जीव आते हैं। तीसरा है आपका तृतीय ऊर्जा स्तर या तृतीय पोषक स्तर T3, इसमें मांसाहारी जीव आते हैं। चतुर्थ है आपका चतुर्थ ऊर्जा स्तर या चतुर्थ पोषक स्तर T4, इसमें उच्च वर्गीय शीर्ष उपभोक्ता आते हैं। उच्च वर्गीय शीर्ष उपभोक्ता शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के जीवों का शिकार अपने भोजन के लिए करते हैं, जैसे शेर एवं चीता वन पारितंत्र में, व्हेल एवं शार्क समुद्री पारितंत्र में पाए जाते हैं। ठीक, आगे है पांचवा जो होगा, पांचवा ऊर्जा स्तर तथा पांचवा पोषक स्तर जिसको T5 के रूप में जानेंगे। इसके अंतर्गत जो आता है वो है अपघटक। अपघटक ऊर्जा स्तर 1, 2, 3, 4 के समस्त जीव जंतुओं के मृत शरीर को अपघटन करते हैं। आगे है आपका पारिस्थितिकी असंतुलन यानी इकोसिस्टम इम्बैलेंस। इसमें पारितंत्र सामान्यतया संतुलित अवस्था में अपनी गतिविधियों को संचालित करता रहता है, किंतु विभिन्न कारणों जैसे वनों उन्मूलन, प्रदूषण इत्यादि से पारिस्थितिक असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण वनों उन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़, अकाल और वर्षा की अनियमितता एवं परिवर्तनीयता इसके गौण कारण है। जल प्रबंधन, वन रोपण, वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण इत्यादि उपायों से पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है संतुलित पारिस्थितिक तंत्र यानी बैलेंस इकोसिस्टम। इसमें प्रत्येक पारितंत्र में कई श्रृंखलाएं होती हैं जो आपस में मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं, अतः एक खाद्य जाल में कई वैकल्पिक रास्ते होते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखलाओं के जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे वह पारितंत्र उतना ही अधिक संतुलित होगा और सभी जीवों की संख्या अधिक स्थिर रहेगी। ध्यातव्य है कि एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या स्थिर रहती है। अब नेक्स्ट हेडिंग है पारितंत्र की स्थिरता। इसमें प्रत्येक पारितंत्र में प्रकृति द्वारा स्थापित एक व्यवस्था होती है जिसे अंतर्निर्मित स्वतः नियंत्रण कहा जाता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में स्वतः अस्थिरता से स्थिरता प्राप्त कर लेने की प्रक्रिया को होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का अर्थ है प्रत्येक तत्व के उत्पादन व उपभोक्ता में संतुलन। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर्निर्मित स्वतः नियंत्रण की क्रियाविधि होती है, इसे होम्योस्टैटिक क्रियाविधि भी कहते हैं। एक सीमा तक प्रकृति का अपने पारितंत्र को संतुलित करने की क्षमता होम्योस्टैटिक कहलाती है। पारितंत्र में स्वतः स्थिरता स्थापित करने की यह क्षमता तभी तक कार्य करती है जब तक कि कोई बड़ी प्राकृतिक मानव निर्मित जैसे ज्वालामुखी का भयंकर विस्फोट या परमाणु हाइड्रोजन बम का विस्फोट आपदा घटित न हो। अब नोट्स हैं, नोट में हम लोग देखेंगे क्या पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में वृद्धि उपाय। पहला इसमें है आपका खाद्य जाल की विविधता बढ़ना। खाद्य जाल की विविधता बाहरी जंतुओं के अतिक्रमण का सामना करने की तथा उनके आगमन से उत्पन्न असंतुलन के साथ समायोजन करने की पारितंत्र की लोच और क्षमता को बढ़ाती है, अतः खाद्य विविधता पारितंत्र में स्थिरता लाती है। दूसरा है खाद्य श्रृंखला की कड़ियों की संख्या बढ़ना। इसमें खाद्य श्रृंखला की कड़ियों की संख्या बढ़ने से उसी अनुपात में पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के वैकल्पिक रास्ते बढ़ जाते हैं जो जीवों को पारितंत्र में होने वाले परिवर्तनों को सहन करने तथा उसके अनुकूलन के अवसर प्रदान करते हैं। आगे है
पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता बढ़ना। पारितंत्र में जातियों की विविधता जितनी अधिक होगी उसकी स्थिरता उतनी ही अधिक होगी। आगे है चरम समुदाय वाले प्रौढ़ पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विविधता बढ़ना। कर्मिक विकास के अंतिम अनुक्रम अर्थात जलवायु चरम की प्राप्ति के बाद पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक स्थिर दशा को प्राप्त कर लेता है। आगे है पारिस्थितिक पिरामिड। इसमें देखेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने दिया था, अतः इसे एल्टेनियम पिरामिड भी कहा जाता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकों उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार एवं संचित ऊर्जा के परस्पर संबंधों के चित्रीय निरूपण को पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आगे है कौन कौन से हैं वो। पहला है जीव संख्या का पिरामिड, यह उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या का पिरामिड होता है। दूसरा है जीव भार का पिरामिड, यह उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के जीव भार का पिरामिड। इसमें तीसरा संचित ऊर्जा का पिरामिड, यह पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई संपूर्ण ऊर्जा का पिरामिड होता है। वहीं पे आगे है जो वो है जीव संख्या का पिरामिड। इसमें देखेंगे पिरामिड का आधार भाग सदैव प्राथमिक उत्पादकों की संख्या दर्शाता है। आधार के ऊपर के भाग क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आदि उपभोक्ताओं की संख्या दर्शाते हैं। सबसे ऊपरी भाग सदैव उच्चतम श्रेणी के मांसाहारी जंतुओं की संख्या को व्यक्त करता है। जीव संख्या का पिरामिड सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का होता है। अब देखेंगे जैसे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। जैसे में पहला है घास स्थलीय पारितंत्र का पिरामिड सीधा होता है क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिक होती है। फसल स्थलीय पारितंत्र का पिरामिड सीधा होता है क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिक होती है। पेड़ के पारिस्थितिकी पारितंत्र का पिरामिड उल्टा होता है क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादक की संख्या 1 है, स्वयं पेड़ जो होगा वो, जबकि इसके उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ती जाती है। दूसरा है नेक्स्ट जीव भार का पिरामिड। इसमें देखेंगे इस पिरामिड के आधार भाग पर सदैव प्राथमिक उत्पादकों के भार को दिखाया जाता है। आधार के ऊपर के भाग पर उपभोक्ता जंतुओं का भार दिखाया जाता है। ध्यातव्य है कि जीव भार का पिरामिड सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का होता है। स्थलीय पारितंत्र, वन एवं घास स्थल पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है क्योंकि दोनों ही तंत्रों वन पारितंत्र एवं घास पारितंत्र के प्राथमिक उत्पादकों का भार विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से अधिक होता है। आगे है जलीय पारितंत्र, जिसमें तालाब को हम देखेंगे के जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिक होते हुए भी भार कम होता है, जबकि उच्च मांसाहारी जंतुओं जैसे बड़ी मछलियां की संख्या कम होते हुए भी भार अधिक होता है। अब हम लोग चित्र से देखेंगे किस तरह का पिरामिड बनेगा। तो ये आपके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तालाब में जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। फसल घास का जो जीव संख्या पिरामिड बनेगा वो सीधा बनेगा। इस तरह से आपके ये मैप है, मैप से आप समझ सकते हो तालाब में, घास स्थल में किस तरह का पिरामिड बनेगा उल्टा सीधा, ये मैप से आप समझ सकते हो। यहाँ पे तालाब में जीव संख्या का पिरामिड ऐसे है, ठीक है, ऐसे बनेगा, और फसल स्थल का पिरामिड ऐसे बनेगा। तो इन सब का PDF अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर लेते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। पुराने वाला टेलीग्राम पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हम अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नया टेलीग्राम हम प्रोवाइड कराए हैं। चलिए ऐसे ही सबको देखते चलिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ गए तो कभी भूलेगा नहीं। ठीक, ये हो गया तालाब में जीव भार का उल्टा पिरामिड, ये हो जाएगा। ठीक, आगे है ये तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी में शेर आएगा, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी में भेड़िया, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी में गाय, बकरी, बैल, उत्पादक में आ जाएगा हरे पौधे। ठीक है, तो अजैविक जगत में हम लोग ये देखिए, यानी इसको हम लोग देखेंगे जब, तो यहाँ पे दिया है घास स्थल पर जीव भार का सीधा पिरामिड। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं हेडिंग पारितंत्रों में ऊर्जा का प्रवाह। इसमें है पारितंत्रों में ऊर्जा का स्थानांतरण प्रवाह एक दिवसीय होता है। यह प्राथमिक उत्पादकों से उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जाती है और इस स्थानांतरण में ऊर्जा का ह्रास होता रहता है। बढ़ते पोषण के स्तर के साथ श्वसन द्वारा ऊर्जा के सापेक्षिक ह्रास दर में वृद्धि होती जाती है। उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से ऊपर पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा प्रभावित होती है। इस तरह किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक दिवसीय प्रवाह होता रहता है जो हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर क्रमशः घटता जाता है। इसे व्यक्त करने के लिए लिंडेमान ने 10% का नियम दिया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जिसमें शीर्ष मांसाहारी आएंगे। ठीक है, अगर इसको ठीक से समझना है तो आप सबसे पहले
नीचे इस चार्ट से देखिए, यहाँ पे दिया सूर्य का प्रकाश, ठीक। उसके बाद उत्पादक है, उत्पादक में आपके आ सकते हैं पेड़ पौधे, ठीक। उसके बाद शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी, उसके बाद शीर्ष मांसाहारी, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह यहाँ पे दिखाया गया है, इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्राथमिक में शाकाहारी आ जाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग नोट में देखेंगे लिंडेमान का 10% नियम। प्रत्येक पोषण स्तर पर सुलभ स्थितिज ऊर्जा का केवल 10% ऊर्जा ही एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक स्थानांतरित होता है तथा शेष 90% ऊर्जा प्रत्येक स्तर पर उपापचयी क्रियाओं वृद्धि श्वसन आदि क्रियाओं में प्रयुक्त होकर ऊष्मा के रूप में वातावरण में विमुक्त हो जाती है। उदाहरण के लिए घास देखें हम लोग, तो घास में आपका 100% है, जो बकरी में जाते जाते 10%, फिर शेर में जाएगा तो उसका 1%, ऐसे उसका मतलब 10% ऊर्जा जो होता है वो आगे प्रोसीड होता रहता है, ठीक है। तो 100 का आपका देखिए घास में 100% है, लेकिन बकरी में जाएगा 10%। अब बकरी से जब जाएगा शेर में तो उस 10% का क्या होगा, 10% ही वहाँ पे जाएगा, यानी 1% हो जाएगा। आ रहा समझ में? इस तरह से 10% ही आगे जाता रहेगा। आगे है, इसके अनुसार उत्पादकों जैसे घास की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग ही शाकाहारी जैसे बकरी अपने में संचित कर पाती है। जब कोई मांसाहारी जैसे शेर इस शाकाहारी बकरी को खाता है तब वह शाकाहारी बकरी की 10% ऊर्जा इस स्वयं में संचित कर पाता है। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला प्रत्येक स्तर प्रथम द्वितीय तृतीय एवं सर्वोच्च स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% ही अपने शरीर में रूपांतरित कर पाता है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक पोषण तल के जंतु अपनी 10% ऊर्जा की अगले पोषण तल को देते हैं तथा प्रत्येक पोषण तल पर 90% ऊर्जा जैविक कार्यों में उपभोग कर ली जाती है। इस स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को ऊर्जा स्थानांतरित करता पोषण स्तर का जीव वापस प्राप्त नहीं कर पाता है। इस प्रकार यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जीवमंडल में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, जैसे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। आगे हम जो देखेंगे यहाँ पे एक चार्ट से ऊर्जा प्रवाह रेखी होता है उसको, ठीक है। यहाँ पे वायुमंडल को क्या क्या मिल रहा है, अपघटन, लास्ट में अपघटक अपघटन है, ठीक। चलिए इसको चार्ट से देखेंगे तो यहाँ देखिए सौर विकिरण है, इससे पादप को मिल रहा है। उसके बाद पादप से ही क्या हो रहा है, पादप शोषण कर रहा है, शोषण से ऊष्मा को निकाल रहा है जो वायुमंडल में चला जा रहा है। वैसे ही पादप को शाकाहारी ले रहा है, शाकाहारी शोषण के माध्यम से ऊष्मा निकालता है और वो वायुमंडल में चला जाता है, ठीक है। इसी तरह अपघटन होता है। तो ऊर्जा प्रवाह रैखिक होता है, इसका ये सबसे सटीक एग्जाम्पल है। इस चार्ट को आप समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रविष्ट होने वाली ऊर्जा का प्रधान या प्राथमिक स्रोत सूर्य है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से सौरिक ऊर्जा को आहार ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। सौरिक ऊर्जा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों के संचरण, चक्रण तथा पुनः चक्रण में सहायक होता है। पदार्थों के चक्रण की इस प्रक्रिया को जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। एग्जाम में पूछता है ये। जैव भू रसायन चक्र के अंतर्गत जलीय चक्र, रसायन चक्र, अवसाद चक्र आदि को सम्मिलित किया जाता है। ध्यातव्य है कि ऊर्जा का प्रवाह जैविक अजैविक प्रणाली से जैविक की दिशा में होता है, ठीक। ये रहे आज के जो सेशन में, इतना ही बस हम लोग करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है। अगला पार्ट जो में हम लोग इन सभी चैप्टरों को जो बचे होंगे उनको कवर करेंगे। आशा करते हैं कि आपको अभी तक जितना भी बताए गए होंगे वो पसंद आए होंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।